यहाँ की देखो, अपने पढ़े थे अमाशय, है ना। आपको मैंने बताया था अमाशय के अंदर जो मध्य भाग होता है जिसको फंडिक या फंडिस कहते हैं, उसके अंदर एक लसलसा द्रव पदार्थ पाया जाता है जिसको कहते हैं अमाशय रस, या फिर आप कहते हो जठर रस, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस कह देते हैं इंग्लिश के अंदर। अगर बात करें अमाशय रस की तो किस किस से मिलकर बना होता है, पढ़ाया भी था मैंने आपको। इसके अंदर एक जल होता है, एक अम्ल होता है और एक क्या होता है, एंजाइम होता है। सबसे पहला क्वेश्चन, पाचन तंत्र से कौन से अम्ल का स्त्रावण होता है। अम्ल बहुत प्रकार के, मैंने आपको केमिस्ट्री में टॉपिक भी कराया था, एसिड बेस साल्ट, है ना। नींबू के अंदर तो सिट्रिक अम्ल, टमाटर में तो ऑक्जेलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, है ना। इमली के अंदर तो टार्ट्रिक अम्ल, चिंटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, है ना। कच्चे सेब के अंदर तो मैलिक अम्ल, है ना। सिरके के अंदर एसिटिक, ऐसे पढ़ाए थे ना। ऐसे आपसे पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उत्तर होगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अभी लिख ले, इसको अलग पूरा पढ़ेंगे अपनी। अमाशय में कौन सा अम्ल है तो आप लिख लो HCl, इसको कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मात्रा भी बताई थी आपको मैंने, पानी की मात्रा होती है 95% और इस अम्ल की जो मात्रा है वो थी 0.5%। बचे हुए एंजाइम 4.5 बच गया, 4.5 एंजाइम है। एंजाइम होते 3। अब पहली बात, जिसे आप खाना खाओगे आपके ग्रसन निकलेगा, आपके अमाशय के अंदर जाएगा, तो अमाशय के अंदर तरल पदार्थ पड़ा जठर रस। अमाशय में भोजन कितने समय अंतराल तक रुकेगा, 3 से 4 घंटे तक वहां भोजन रुकेगा। तो क्या होगा उसके साथ, सबसे पहले पानी मिलेगा। जैसे ही भोजन गया अमाशय के अंदर, ये पानी निकला, अब भोजन उस पानी के अंदर मिल गया, घूम रहा है। पानी क्यों मिला, पानी का एक काम है, इस भोजन को तरल बनाएगा। वो किस लिए, पतला हो जाए। तो छोटी आंत के रसांकुर है, बिल्लाई है, उसके अंदर क्या होगी, पचने में सहायता प्रदान होगी, ग्लूकोज बन जाएगी। तो पानी कोई खास काम नहीं है, पानी काम है भोजन को पतला बनाना, पचने के लिए। अब काम शुरू होगा, जैसे ये भोजन घूम रहा है, ऐसे अमाशय बनाया था अपनी, ऐसे जे आकार के, ऐसे भोजन यहाँ पे घूम रहा है। सबसे पहले इस भोजन के अंदर पानी मिलेगा, ये पानी इस भोजन को पतला कर देगा ताकि पचने में सहायता प्रदान हो। जितना ज्यादा आप लिक्विड लेते हो उतना अच्छा रहता है ना। गर्मियों में होता है कई लोगों को डिहाइड्रेशन हो गया, सुना होगा ना, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण, शरीर में पानी की कमी आ जाती है। तो जितना ज्यादा आप पानी लोगे ना बढ़िया रहता है। अब पानी भोजन में बहुत मिलता है, कैसे, लार से मिलता है। देखो लार में कितना है जल, 98% है, वो पानी मिला, उसने गिला किया। फिर अमाशय में पानी मिलेगा, वो और पतला करेगा। फिर अग्नाशय में मिलेगा, वो और पतला करेगा। ऊपर से दिन के अंदर हम भी सेवन कर लेते हैं, 2-3 लीटर पानी का तो सेवन कर लेते हैं। तो ये 4-5 लीटर जो पानी जा रहा है, इसी के कारण ग्लूकोज बनती है। अगर आप पानी कम लेते हो तो ये बहुत बुरी बात है। पानी का सबसे ज्यादा सेवन करना चाहिए। सेवन करते हो तो आपका उत्सर्जन तंत्र भी सही रहता है। जितना ज्यादा आप लिक्विड लोगे ना, आपको मूत्र का उत्सर्जन उतना ही ज्यादा होता है, तो अपशिष्ट भी शरीर से तीव्र गति से बाहर निकलती है। इसलिए पानी मेन है। वैसे भोजन के बिना आप उपवास रखते हो, जीवित रह जाते हो, क्या पानी के बिना रह जाओगे, नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये काम सारा इसका है। अब पानी का तो कोई खास चीज है नहीं, आपने समझ लिया है ना, पेपर के लेवल की चीज है नहीं, मैंने समझाने के लिए बता दिया आपको। अब 1 नंबर काम शुरू होगा, जैसे भोजन घूम रहा है उसके अंदर आएगा ये अम्ल। अब काम शुरू होगा यहां से, तो पॉइंट बनाओ HCl, इसको पढ़ते हैं, पहले अम्ल पढ़ेंगे फिर एंजाइम पढ़ेंगे। पानी का कोई खास काम है नहीं, बस इतना ही ध्यान रखना है, जठर रस में जल की मात्रा कितनी होती है, बस इतनी ही बात ध्यान रखनी है। मेन चीज है HCl, हाइड्रो क्लोरीन लग गया तो बोलोगे क्लोरिक, ब्रोमीन लगता तो बोलते ब्रोमिक, फ्लोरीन लगता तो फ्लोरी बोलते, आयोडीन लगता तो आयोडो बोलते, ऐसे नाम है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसका रासायनिक नाम है HCl। सबसे पहला क्वेश्चन कि जठर रस या पाचन तंत्र में या अमाशय से कौन से अम्ल का स्त्रावण होता है, ये निकलेगा। क्या क्या खास खास बातें हैं, इसका सामान्य नाम होता है म्यूरेटिक अम्ल, म्यूरेटिक अम्ल। अम्ल बहुत है, पढ़ेंगे, आपका टॉपिक है जब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना तब पढ़ेंगे। अम्ल क्षार लवण ना, पीएच मान 9th में पढ़ के हो ना, आगे पढ़ेंगे। अभी आपसे पेपर में क्वेश्चन आ जाता है किस अम्ल को म्यूरेटिक अम्ल कहते हैं,
आपको बोलेंगे नाइट्रिक अम्ल को, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को और एसिटिक अम्ल को, ऐसे नाम आ गए। तो म्यूरेटिक अम्ल किसे कहते हैं? इसको कहते हैं। अच्छा, ये तगड़ा अम्ल है, शक्तिशाली अम्ल है। और अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड। एसिड का काम होता है जलाने का। कहते हैं ना चेहरे पे एसिड डाल दिया, तेजाब को मूर्ख लोग काम करते हैं ना, तो चेहरे पर एसिड डालते हुए यही होते हैं। या तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। इसको आप अगर टॉयलेट में डाल दो ना, टॉयलेट क्लीनर बनते हैं ना, वो यही होते हैं। जो माल मटेरियल जो बना है ना, सब जला देते हैं, मिट्टी बन जाती है, एसिड डालते हैं। आप कोई धातु को गाड़ी वगैरह है ना, उसके बोनेट पे डाल के देख लेना, कोई धातु पे ऐसे धुआं निकलेगा, धातु तक को जला देता है, ऐसे पपड़ी उतार देगा ऊपर से। तो चेहरा तो फिर है क्या, खाली प्रोटीन ही है बनी हुई ना, तो वो जल जाती है। तगड़ा अम्ल है, शक्तिशाली अम्ल है। इसका काम क्या, देखो अम्ल है वो काम करते हैं जलाने का, तेजाब है ये काम करेगा जलाने का। अगर ये ज्यादा मात्रा में निकलेगा तो आपको हो जाएगी एसिडिटी, जलन होगी पेट में, तो आप कहते हो पेट दर्द, एसिडिटी हो जाएगी आपको। इंग्लिश में एसिडिटी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अम्लता। अत्यधिक मात्रा में, कई बार पार्टी वार्टी में गए, ज्यादा खाना खा लेते हो, मसालेदार खाना खाते हो, कई बार ऐसा होता है कि पार्टी वार्टी में जाके आप ढंग से खा के हो तो काम करने का मन नहीं करता, बढ़िया खाना बना हुआ स्वादिष्ट, तो 4-5 रोटी की भूख है, 6-7 भी चल जाती है, कई बार ठोक लेते हैं, बढ़िया बना आज खा लेते हैं, फिर आराम करने का मन करता है, कहते हैं ना आप रो आ गया आज तो बोलो खा लियो, तो पेट तो तेरे ही हो भाई, कि जरूरी तेरे। पर वो बात अलग है, तो मजाक की बात है। पर वो जो आपका पेट दर्द होता है ना, वो इसी कारण होता है। इसका काम क्या, देखो इसका ये तेजाब है, तेजाब का काम है जलाने का। जलाना किसको है, आप जो भोजन ले रहे हो बाहर से, अशुद्धियां आई, पहला मेडिकल तो आपका लाइसोजाइम है ही, उसने बैक्टीरिया को मार दिया तो आपने थूक दिया बाहर। पर मान लो कई बैक्टीरिया आपके जबड़े से या आपके इनेमल को क्रॉस करके गलती से चली भी गई पेट के अंदर, अब दूसरा मेडिकल और तैयार है, डॉक्टर बैठा आगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। भोजन घूम रहा है, पानी मिल गया, पतला हो गया, अमाशय में घूम रहा है, 3-4 घंटे तो घूमेगा। अब वो 3-4 घंटे घूम रहा है, अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकला, पूछे कौन अभी भोजन हूं, वही सेम प्रोसेस क्या है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल, क्या करते हो, काम की चीज है, एनर्जी देते हैं, चलो ठीक ठीक, काम चालू रखो, पसते रहो। अब कोई आगे जीवाणु आ गए, बैक्टीरिया आ गए, वही कंडीशन। तुम लोग कौन हो, मैं तो जीवाणु हूं, तुम लोग क्या करते हो, बस यहीं आ गया अंदर घूमन, काम क्या है, रोग फैलाएंगे। अब तेजाब का काम क्या, जलाने का। अब जो बच गई बैक्टीरिया पेट में चली भी गई गलती से, उनको ये मारेगा। तो आपसे पूछे अमाशय में भोजन का शुद्धिकरण कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है, तेजाब है, जलाकर मार देगा सारे बैक्टीरिया को वहीं पे। ये मलमूत्र के साथ है ना, बाहर निकल जाते हैं। तो अमाशय में भोजन का शुद्धिकरण करना, ये काम किसका है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का है। अब सोचो ये तेजाब है, इसका काम जलाने का है, बैक्टीरिया को मारेगा। आपने जो भोजन खाया उसके अंदर अब ये भोजन के साथ मिल जाएगा, भोजन को बोलेगा अब कोई आएगा ना जीवाणु बैक्टीरिया, मेरी जिम्मेदारी है, तुम लोग काम करते रहो, सेफ्टी गार्ड मैं हूं। अब ये भोजन के साथ मिला तो सोचो भोजन का माध्यम कैसा होगा, अम्लीय होगा कि क्षारीय, सिंपल सी बात है, अम्ल मिला है तो भोजन का माध्यम अम्लीय होगा। पेपर में क्वेश्चन आता है भोजन को अम्लीय माध्यम कौन सा अम्ल प्रदान करवाता है, यही करवाता है, एक ही तो अम्ल है तो वही करवाएगा। तो नेक्स्ट लैंग्वेज ये बनती इसकी, भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करवाना, भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करवाना, ये काम है इसका, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछते हैं भोजन को अम्लीय माध्यम कौन सा अम्ल प्रदान करवाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। भोजन को अम्लीय माध्यम कौन सा रस प्रदान करवाता है, तो अमाशय रस करवाता है, जठर रस करवाता है। भोजन को अम्लीय माध्यम कौन सा अंग प्रदान करवाता है, अमाशय करवाता है, ऐसे अमाशय ऐसे अम्लीय। अब इसका काम है भोजन को पचाने का, ये मिलेगा, ये भोजन को बना देगा मुलायम, इतना मुलायम बन देगा ताकि उसके अंदर बची हुई जो प्रोटीन है और जो बचा है उसका हो जाए पाइशीकरण, प्रोटीन के बन जाए पेप्टोन, ये तोड़ने का काम करेगा। तो भोजन को मुलायम बनाना ये भी कह सकते हो। अब मान लो अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि आप पार्टी वार्टी में गए हो, आइटम खा लिया इतना सारा खा लिया, अब ये अम्ल निकलेगा, आवरण बनाएगा कि ले भाई HCl, भोजन को बोलेगा पच जा। अब भोजन पचेगा कैसे, खाया हुआ इतना सारा, कई रसगुल्ला पड़ा है ना,
कहीं लड्डू, कहीं बूंदी, कहीं कोई बर्गर, कहीं गोलगप्पा पड़ा है, कहीं दही बल्ले पड़े है, कहीं कोई दाल फ्राई अलग घूम रही है ना, मटर पनीर की सब्जी है वो अलग है। इतना सारा खाया हुआ, इतने से अम्ल से क्या होगा, नहीं पचेगा। अब नहीं पच रहा, फिर अम्ल और निकलेगा कि अब ले ले अम्ल और पच्चा, अब भी नहीं पच रहा क्योंकि खाया हुआ बहुत सारा है। अब अम्ल तो निकलता जाएगा जल्दी से, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ पड़े अंदर, जटिल से जटिल अलग अलग प्रकार का अड़ंगा बड़ंगा पड़ा है अंदर, तो वो जल्दी से टूटेगा नहीं और अम्लता आपके आमाशय में बढ़ जाएगी। उसको आप कहते हो आप्रोवाग्यो, एसिडिटी। तो अम्ल ज्यादा निकलेगा ना, तो अम्ल कैसा है, शक्तिशाली अम्ल है, प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्लों का काम कर जलाने का, परिणाम स्वरूप आपको होगा पेट दर्द का अनुभव। तो पेपर में पूछ लेते हैं उदर, उदर किसको कहते हैं, आमाशय को उदर कहते हैं, पेट। तो उदर में एसिडिटी का कारण क्या है, एसिडिटी हिंदी में कहते हैं अम्लता, बागड़ी में तेजाब बने पेट में, चाह बोली पियो जना। तो चाय के अंदर कार्सिनोजन रसायन होता है थीन, कॉफी के अंदर होता है कैफीन, ये कैंसर के कारण है। ज्यादा मात्रा में आप चाय का सेवन करते हो ना, तो डॉक्टर आपको बोलता है चाय बंद कर दो, है ना, आपके पेट में तेजाब बनने लग जाएगा। आपके तेजाब, तो तेजाब क्या है, तेजाब मतलब एसिड, एसिड मतलब अम्ल, यही है। तो ज्यादा चाय का सेवन करते डॉक्टर उनको चाय बंद करवाता है, उनको भूख लगना बंद हो जाती है। चाय के अंदर क्या होता है, थीन। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, चाय के अंदर पाया जाने वाला कार्सिनोजन रसायन कौन है, थीन है। कॉफी के अंदर कैफीन है ना। ज्यादा मात्रा में आप दिन में अगर एक बार कॉफी का सेवन करो, अच्छा रहता है, सेहत के लिए बढ़िया रहता है। वेट लॉस करते लोग ग्रीन टी लेते हैं ना, ये एंटी है उसके, ये प्रतिजीविक है, इसलिए लेते लोग, वेट लॉस होता है उससे। तो एसिडिटी बनती है, इसका कारण यही है, एसिडिटी का कारण। उदर में एसिडिटी का कारण कौन सा अम्ल है, या अम्लता का कारण कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। प्लस में यही अम्ल है ना, उसी को कहा जाता है नमक का अम्ल। पेपर में क्वेश्चन आएगा, किस अम्ल को नमक का अम्ल कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहते हैं। और कांच पर लिखने में भी यही अम्ल काम आता है। कांच पर लिखने में कौन सा अम्ल काम आता है, यही आता है। शक्तिशाली अम्ल है, तेजाब है, जलाने का कार्य करेगा। और आपने पढ़ा होगा पीएच मान, पीएच स्केल पढ़ा होगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर पीएच स्केल में पीएच मान आया 0 से 7 के बीच तो कहते हो अम्ल है, 7 से 14 के बीच आया तो आप कहते हो क्षार है, नेट 7 आया तो कहते हो न्यूट्रल है, उदासीन। तो जितना पीएच मान कम होता है ना, अम्ल उतना ही शक्तिशाली होता है। इसका पीएच मान होता है 1.2। पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना है, इतनी खास बातें इसके बारे में है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एक और लिख सकते हो, भोजन को मुलायम बनाना। आमाशय के अंदर एंजाइम भी काम करेंगे, इसी के ऑर्डर पे काम करते हैं। आमाशय के एंजाइमों को यही सक्रिय करवाता है। तो क्या क्या क्वेश्चन है, किस अम्ल को म्यूरेटिक अम्ल कहते हैं, कौन सा अम्ल भोजन के शुद्धिकरण का कार्य करता है, कौन सा अम्ल भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करवाता है, और उदर में एसिडिटी का कारण कौन है, अम्लता का कारण कौन है, किस अम्ल को नमक का अम्ल कहते हैं, कांच पर लिखने में कौन सा अम्ल काम आता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना है, 1.2। सिंपल बातें है ना, उतार लिया सबने। अब देखो, काम हमने कुछ यूं शुरू किया था, आमाशय में पानी मिलकर भोजन को थोड़ा पतला करेगा, फिर बाहर से एक बंदा आएगा HCl, जो भोजन के साथ मिलकर अशुद्धियों को खत्म करेगा, खाने को मुलायम बना देगा। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भाई साहब है ना, निकलेंगे बाहर और जाएंगे एंजाइम के पास। अब 3 बंदे बैठे अंदर, इसके पास ये जाएगा, एंजाइम है इसके अंदर, है ना, लाइपेज है, रेनिन है, पेप्सिन है, एंजाइमों के पास जाएगा, जाकर बोले क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, आराम कर रहे। जब तक अम्ल अपना काम खत्म नहीं करेगा तब तक आमाशय के जो एंजाइम है ना, वो निष्क्रिय होते हैं। मान लो वो अपना जो भी है अड़ंगा बड़ंगा बेच के सो रहे हैं ऐसे आराम से, कोई टेंशन नहीं है। अम्ल जाएगा, वो उनको जगाएगा, ऑर्डर देगा, क्या कर रहे हो, ये सो रहे, तो प्रोटीन आ गई, वसा आ गई, तोड़ो उसको, उनका पाचन करो। अब एंजाइम उठेंगे, सो रहे हैं मतलब निष्क्रिय, उठ गए मतलब सक्रिय। तो पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं, आमाशय के एंजाइमों को सक्रिय कौन करवाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करवाता है। ये ऑर्डर देगा उनको जाके कि उठो रे, काम पे लगो, प्रोटीन आ गई, वसा आ गई, उनको तोड़ो। अब आएंगे एंजाइम। तो एक और लिख लो, आमाशय के एंजाइमों को सक्रिय करवाना।
आमाशय के एंजाइमों को सक्रिय करवाना, आमाशय के एंजाइमों को सक्रिय करवाना। आमाशय के एंजाइमों को सक्रिय करवाना। अब एंजाइम कौन कौन से है, अब पढ़ेंगे एंजाइम। आमाशय का काम खत्म, पानी हो गया, अम्ल हो गया, एंजाइम हो गया, बस इतना ही काम है आमाशय का। आमाशय क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है, वसा को तोड़ता है, दो काम यही करता है, बाकी आगे होते हैं। तो आमाशय के एंजाइम हेडिंग डाल लो, पीछे वालों को दिखाई दे रहा है, ठीक। आमाशय के एंजाइम भूल जाओ तो याद रखना एक लाइन, आमाशय ला रे पेप्सी। गर्मी का सीजन आ रहा है, मैं तो नहीं पिलाऊंगा पर बता रहा हूं, आमाशय ला रे पेप्सी। जब लग जाओगे तो तुम लोग देना पार्टी, फिर समोसे समोसे लेके आना मेरे लिए, है ठीक है, बढ़िया। कोल्ड ड्रिंक लेके आना है, किस चीज की, मेरे लिए पार्टी मैं दूंगा नहीं, मैं नट क्यों क्या कर लूंगा भाई, बात कुछ क्यों को बताओ, मास्टर मैं हूं, मेरी मर्जी में कौन बताऊं, हाँ मैं पार्टी पुटी कौन दूं, मेरा भरोसा थे भूख मरजुला, ठीक है नहीं। हाँ भाई कहावत है कि सबंदा भरोसे से ब्याह मान लेनी तो इनको मारो रेजे, तो मेरे भरोसे कोई काम नहीं करनू, कोई इतो ही करो भी अलावा नहीं करनू, कोई आस ही ना रखियो भले भूल जाओ, कोई पार्टी को नहीं खा गयो मैं दूं ही को नहीं, मेरी मर्जी, क्यों कौन दो मास्टर मैं हूं कौन दू आ लियो, बस काम खत्म, अब चुप हो जाओ। देखो आमाशय ला रे पे सिंपल सी लाइन है, आप आराम से याद कर सकते हो, लाइपेज एंजाइम, ला से क्या बनेगा लाइपेज, रे से बनेगा रेनिन एंजाइम, और एंजाइम, सिंपल ट्रिक है। अब ये मैंने क्यों बताई है, पेपर में आपसे देखो एंजाइम बहुत प्रकार के होते हैं बॉडी में, तो आपसे पूछेंगे निम्न में से किस एंजाइम का स्त्रावण आमाशय नहीं करता है, लाइपेज, रेनिन, पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइसोजाइम, टाइलिन, एमाइलेज, माल्टोज, है ना। तो माल्टेज एंजाइम नाम आएगा, माल्टोज शर्करा होती है, एंजाइम बहुत है। या तो यूं क्वेश्चन बनेगा निम्न में से किस एंजाइम का स्त्रावण आमाशय ग्रंथि करती है। अब ये देखो दूसरी ग्रंथि शुरू हो चुकी है, पहली ग्रंथि थी लार ग्रंथि जिसमें एंजाइम थे, तो बहिस्त्रावी है कि नहीं है। दूसरी होगी आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि, इसमें भी एंजाइम है, तो ये ग्रंथि बन गई, ये भी बहिस्त्रावी है। तो कौन से एंजाइम का स्त्रावण आमाशय ग्रंथि करती है, तो आपको बोल देंगे कि काइमोट्रिप्सिन एंजाइम, और आपको बोल देंगे लाइसोजाइम एंजाइम, आपको बोल दिया माल्टेज एंजाइम, और आपको बोल दिया रेनिन एंजाइम, वो तो रेनिन। तो तीन एंजाइम निकलते हैं आमाशय से, भूल जाओ तो आमाशय ला रे पेप्सी, ला से लाइपेज, रे से रेनिन, पेप्सी से पेप्सिन एंजाइम। तीन एंजाइम। आमाशय का काम क्या है, एक तो तोड़ेगा ये वसा को, जितना आप चिकना खाओगे, जो भी आप ऑयलिक फूड लेते हो, ज्यादा लेते हो, मोटापा बढ़ता है बॉडी में, है ना, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, मोटे लोगों को हार्ट अटैक के चांस भी ज्यादा रहते हैं, तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है ना। मोटे लोग होते हैं ना, जो मतलब कई बार आप मार्केट में देखो, जो लोग ऑयलिक फूड ज्यादा खाते हैं ना, ये बर्गर वगैरह हो गए, कुलचे समोसे, ऐसा नहीं खाना नहीं चाहिए, कभी खाना चाहिए, ऐसी बात नहीं। ऑयलिक फूड का ज्यादा जल्दी से पाचन नहीं होता, तेलिए, एक तो आप सीधी रोटी खाओगे, दुपड़ी रोटी बोलते हैं ना अपनी, उसकी तुलना में जो सीधी रोटी है ना वो जल्दी पचती है, और जो आप फेट है वो फेट, मलाई है वो फेटी है, तेलीय खाद्य पदार्थ ले लो फेट है, रिफाइंड ऑयल से कुछ आप बना रहे हो वो फेट है। वसा वाली चीजें ज्यादा जाएगी तो आपकी चर्बी बढ़ेगी। मार्केट में देखे होंगे कई छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चा होगा 10-12 साल का, देखोगे ना अजीब ही लगेगा, बोरी सी हुए गोल गोलियां देखे होंगे ना, टाई कौन लगे, गोड्डा कटाए मोटा कटाए, एक कल में कली हुए, नस नुस कोनी हो, तुहंदी हुए बांगिया, एक कल में कली हुए, ध्यान कौन लगे, बिना लार देख रहे नहीं बढ़िया लगे, पुल पुलस हुए यहाँ, वो ये सारा काम इसी का है, फेट का। तो वसा और उसके बाद प्रोटीन। हाँ बिल्कुल, मार्केट में आप दुकान पे देखोगे कई जो बैठे होते हैं सेठ वगैरह, ये गोल मटोल से होते हैं, तो बंदे रखे हो 2-3, मैं वहां अपने पीसा ही पकड़ी जाए बस भी हूँ, गल्ला में कौन गल कई बार तो वो भी नहीं के दे ही दे वो सामान पीसा, हाँ सगा सांस उपड़े वो गल्ला में गल रहा काम और ही कोई करे, तो बन के थोड़ा खाना चाहिए, गिटन सुरा है। घी के अंदर भी होती है वसा, पर घी के अंदर वो वसा होती है ना, उसका अपघटन हो जाता है आसानी से, और घी में भी फर्क है, ठीक है। बाहर से लेके आते हो आप, आलू वगैरह मिला के देते हैं ना, तो उसके अंदर स्टार्च जमा हो जाती है। सबसे ज्यादा एनर्जी है ना वो आलू से मिलती है, वैसे स्टार्च से। आप खाना ना खाओ ना,
ये जो महिलाएं व्रत रखते हैं, नोटिस किया होगा कि व्रत के अंदर है ना अपने ये नहीं खाना, साबूदाने खीर खा लो, आलू के परांठे व्रत में चलते हैं ना, रोटी कौन खानी, बिस्कुट भी कौन खाना। आलू के अंदर स्टार्च है, सबसे ज्यादा एनर्जी तो वही देता है। तो पहला तो व्रत क्या होगा, भरत है, आलू तो खाली होगा, आप जरूरत की है। आप आलू खाते रहो 4-5 दिन तक, आपको रोटी का मन नहीं करेगा। आप 2-3 आलू उबाल कर नमक लगा खा लो, आपको खाना खाने का मन नहीं करे। आलू में बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है आलू से, तो वो पहला ही खा लियो। फिर एक व्रत है, केड़ा लिया, लिया 2 किलो ऊपर चेप लियो कि दूध पी ले, तो भूख लगे कहेंगे व्रत है, व्रत को नहीं भरते है, कुछ नहीं होता है ऐसा ही। तो बिना भूखा रह के कोई देख ले व्रत करके, हो नहीं पाएगा। तो वसा और प्रोटीन को तोड़ेगा। अब सोचो 3 एंजाइम है, काम इन तीनों का है। अब ढंग से समझो, वसा का जो तोड़ेगा ना, इसको आप साइंस के लिए वसा का पाचन तो नहीं कह सकते, पर पाचन मतलब तोड़ना, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। वसा को तोड़ना है ना, वो कहलाएगा वसा का पाइसीकरण। पाइसीकरण बोल दो, इमल्सीकरण बोल दो, या इमल्सिफिकेशन कहते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो वसा का पाइसीकरण कौन सा एंजाइम करता है, ये क्वेश्चन आएगा। ये वसा को तोड़ता है बस। अब वसा तो गई, अब एक काम हो रहा है हमारे से, किसको तोड़ना, प्रोटीन रह गई। तो आप सोचो, प्रोटीन भी 2 प्रकार की होती है। एक प्रोटीन आप जो डेली खाना खाते हो, भोजन, उससे मिलती है। एक लिक्विड है दूध, उससे भी मिलती है। भोजन की प्रोटीन को ये तोड़ेगा पेप्सिन। अंतर समझ लेना, और ये इंपॉर्टेंट भी है। अब जो बात बता रहा हूं ढंग से समझ लेना। भोजन की प्रोटीन का पाचन, भोजन की प्रोटीन का पाचन है ना, वो करेगा पेप्सिन। ये सिर्फ भोजन की प्रोटीन तोड़ेगा। रेनिन तोड़ता है दूध की प्रोटीन। दूध की प्रोटीन का पाचन ये करता है। तो रेनिन भी प्रोटीन ही तोड़ता है, पेप्सिन भी प्रोटीन ही तोड़ता है, पर फर्क है, भोजन की प्रोटीन तोड़ेगा पेप्सिन, दूध की प्रोटीन तोड़ेगा रेनिन। अब जैसे मान लो ये प्रोटीन, जैसे अपने यूं बताया था ना मैंने, आलू तरीका, ये रोटी, फिर ये आधी आधी रोटी, टुकड़े है ना इसके, फिर आपने ये किया, फिर कोया, मुरिया, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं, ये रोटी का पाचन है ना। ऐसे जो रोटी का टुकड़ा, आधी आधी रोटी बोलते हो ना, ऐसे पहले रोटी की जगह यूं मानो प्रोटीन है, प्रोटीन, रोटी नहीं है, प्रोटीन है, यूं मानो। जैसे रोटी की आधी आधी रोटी है ना, ऐसे प्रोटीन के टुकड़े कहलाते हैं पेप्टोन। ये रोटी, फिर आधी आधी रोटी, फिर टुकड़े, तो रोटी की जगह प्रोटीन मान लो, फिर पेप्टोन होते हैं। उसके बाद जो टुकड़े बन रहे हैं उनको पेप्टाइड कहते हैं। हो गया प्रोटीन का पाचन, बस। अब मूत्र बनेगा, मल मूत्र, यूरिया बन जाएगी, बाहर निकल जाएगी, क्योंकि प्रोटीन क्या है, नाइट्रोजन प्रोडक्ट है, तो यूरिया बन के मूत्र में बाहर निकल जाएगी, हो गया पाचन। तो प्रोटीन टूटेगी तो क्या बनाएगी, पेप्टोन से फिर क्या बनाते हैं, पेप्टाइड से बनता है अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से बन जाती है यूरिया, मूत्र के अंदर होते 2.6% अपशिष्ट के रूप में बाहर निकाल दिया, पाचन भी हो गया, बाहर निकल गया। जैसे रोटी सब्जी पचने के बाद में आपका अपशिष्ट बनता है मल, रोटी सब्जी के बाद मल बनता है। ऐसे आप यूं सोचो, प्रोटीन पचने के बाद में ना अपशिष्ट बनती है यूरिया, ये होती है मूत्र में 2.6%। मूत्र में 95% पानी होता है, यानी मूत्र का आप शुद्धिकरण करवा के सेवन भी कर सकते हो, वो जल्दी है। कचरा तो 5%, उसको तो बाहर फैले। बड़ी सिटी के अंदर काम चल रहा है, जो अपशिष्ट, जो मल आप लिक्विड जो त्याग रहे हो ना, जो जा रहा है सारा, इसको इकट्ठा करके और शुद्धिकरण करवा करके 95% मूत्र में पानी होता है। एक बढ़िया वाली बात बताओ, मैंने आपको शायद बताई भी होगी कि आप किसी ऐसे बंजर इलाके में फंसे हो कि आप मर रहे हो, भयंकर प्यास लगी हुई है, कहीं पानी नहीं है, ऐसा एरिया है, इंसान नाम की कोई चीज नहीं है, आपके पास जोहड़ तालाब भी नहीं है, गंदा पानी भी नहीं है, उस समय मर रहे हो, आप अपने द्वारा तागे के अगर मूत्र का सेवन कर लो, आप जीवित रह जाओगे। लोग करते हैं ना कि गोमूत्र का सेवन कर लो, तो उसमें कोई स्पेशल थोड़ी है, गोमूत्र में 2.6% यूरिया उसमें है, पर ये धार्मिक सिस्टम है, इसलिए ज्यादा मैं कहना नहीं चाहूंगा, अलग हो जाता है। अब गोमूत्र का सेवन कर लो, उसमें क्या है, कोई चीज खास नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यही होती है, यूरिया ही होती है, टोटल सबका सेम ही होता है। कर भी लेते हैं बहुत सारे लोग, मूत्र का 5-7 दिन बंद पड़ा, अगर मूत्र है ना वायुमंडल के आवरण में ना हो, बंद पड़े अगर मूत्र का आप सेवन कर लो ना, कोई कर भी ले, मान लो गलती से, जैसे मान लो कोई, आप सोचो कि अब सोचो कि सर कौन करेगा ऐसा काम, कर लेते हैं। मान लो कोई बंदा अल्कोहल का सेवन करता है, सपोज करो, एक उदाहरण देता हूं, उसको शराब चाहिए,
पैसे नहीं उसके पास, तगड़ा आदमी है कि उसको चाहिए ही चाहिए। अब उसके सामने मान लो कोई शराब का छोटा सा एक बोतल पड़ी है कोई, उसके अंदर किसी ने मूत्र डाला हुआ पहले से, और बंद पड़ा है 7-8 दिन से, उसका वो सेवन कर लेगा ना तो उसको उसके नशा हो जाएगा, ये जहर बन जाता है एक। आप सॉक्स पहनते हो ना, 7-8 दिन तक आप सॉक्स मत खोलो, ठीक है? ऐसा करना मत, क्योंकि आपके पास कोई बैठेगा भी नहीं, या कहीं बैठ जाओगे तो लोग मारेंगे बहुत तुम लोगों को। पर आप जो सॉक्स पहन रहे हो ना गर्मियों में, 10-8 दिन तक आप बंधे हुए पैर के अंदर बिल्कुल पड़िए, उसको आप गीला करके अगर कोई सॉक्स को निचोड़ के गिलास में डाल के सेवन करना, नशा हो जाता है अल्कोहल से दुगुना। ये नशा है, लोग करते हैं। प्राणियों देख क्या रहे हो इधर, ये हंसने वाली बात नहीं, तुम लोग मजाक लग रही होगी, ये नशा है एक तरीके का। तो ये बहुत सारी चीजें, सारे कार से तो केमिकल बन जाते हैं। एल्कोहल कैसे बनती है? एल्कोहल भी तो नशा ही है ना, कैसे? बहुत सारी कड़वी होती है, सबको पता है साइड इफेक्ट है, फिर भी लोग लेते हैं। कैसे बनती है? आप गांव में देखा होगा, गुड़ लेते हैं, पानी डालते हैं, उसको मिला के बंदी तो करते हो घड़े को। वो घड़ा आप गोबर के अंदर या फिर सूखा भूसा होता है, नीरो तूड़ी, उसमें दबाते हो, 20 दिन तक वो पड़ी रहती है। तो होता क्या है, एक कोई का जीव आता है यीस्ट, वो उसको खाएगा, जो गुड़ है ना भिगा हुआ, उसको खाएगा, पचाएगा, निकालेगा, खाएगा, पचाएगा, निकालेगा, ये प्रोग्राम चलेगा 20 दिन तक। अब उसने जो निकाला है ना, उससे अल्कोहल प्राप्त होता है, उसका सेवन करते हैं भाई। हाँ, अब ऐसे दही है ना, दही के अंदर भी यही चीज है, दही के अंदर लैक्टोबैसिलस जीवाणु है ना, दूध के अंदर शर्करा है, लैक्टोज शर्करा वो क्या करेगा, वो पचाएगा, खाएगा। लैक्टोज शर्करा से लैक्टिक एसिड बनता है, उसको आप दही या छाछ कहते हो। मतलब क्या हुआ, दूध की लैक्टोज शर्करा को उसने खाया, पचाया, निकाला, जो वो निकाल रहा है ना, उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो दही है। अब आप सोच रहे हो वो निकाल रहे हैं, हम खा रहे हैं क्या? तो हमारे लिए पौष्टिक है प्राणियों ये। जैसे आप मल त्यागते हो, गोबर की खाद है, खेतों में डालते हो ना, वो हमारे लिए तो आपको बोलते हो गोबर खा लो क्या? नहीं, वो पादपों के लिए तो पोषक तत्व ही है, उसी पोषक तत्व से प्रोटीन बनती है। अब हमने मूत्र त्यागा तो पौधा ये थोड़ी बोलेगा तू मेरे को मूत्र पिला रहा है क्या? उसको तो बढ़िया लगेगा, नाइट्रोजन है, आने दो, उससे ही वो आपको वापस बना के प्रोटीन देगा कि ले तेरा दिया हो तुझे वापस दे रहे हैं। तो ये चक्कर चलता रहता है, वैसे चक्कर बहुत है साइंस के साथ, सारी चीजें आप चेक भी कर रहे हैं। माइक्रोस्कोप आ जाता है, आराम से मिल जाएगा आपको, 30-40 में छोटा वाला आ जाता है, लेंस आता है ना, उससे आप एक कटोरी दही को माइक्रोस्कोप से देख लेना। और कमजोर दिल वाला आदमी बाद में दही नहीं खा पाए कभी। केंचुए के जैसे हल्के हल्के मटमेले पीले कलर के आपको एक कटोरी इतनी बड़ी है ना, 250-300 तैरते हुए दिखाई देंगे, वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं। कमजोर आदमी खा नहीं पाएगा बाद में, देखना मत, ठीक है? अब इधर देखो, अब आपसे क्या पूछेंगे, वसा का पाइसीकरण कौन सा एंजाइम करता है? इतना गहराई से मत सोचो, डॉक्टर नहीं बनना है तुम लोगों को, सब चीजें साइंस के हिसाब से बताऊंगा, तुम लोग खाना भी छोड़ दोगे इसमें बहुत सारे साइड इफेक्ट हो जाते हैं, उसको छोड़ो। दूध की प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? भोजन की प्रोटीन का पाचन। अब देखो, दूध भी 2 प्रकार का है। अब चर्चा करते हैं दूध पे। एक होता है कच्चा दूध, एक होता है पक्का दूध, ठीक है? पक्का नहीं कहना, पक्का हो दूध तो पक्का ही होता है, पक्का दूध ये छाछ थोड़ी होगी, फिर वो पका हुआ दूध कहना है, ठीक है? इधर देखो, कच्चा दूध वो होता है, जैसे आप सोचो गाय जब बछड़े को जन्म देगी तो 4-5-6 दिन तक ना दूध फटता है, उसे खीस बना के खाते हैं, वो बहुत फायदेमंद होती है। अपने खीस कहते, एक सुन लो, एक क्वेश्चन सुन लो, अपने खीस कहते हैं, इसको खीस को हिंदी में कहते हैं कोलेस्ट्रम। मां जब बच्चे को जन्म देगी ना, एक मादा, वो शिशु को जो प्रथम स्तनपान करवाती है ना, वो खीसी होता है, सेम वो सा गाढ़ा दूध होता है, और वो बच्चे के लिए बहुत पौष्टिक होता है। मादा द्वारा शिशु को प्रथम स्तनपान कराया जाना क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रम कहलाता है। बागड़ी में अपने खीस कहते हैं। वो 4-5-6 दिन तक दूध फटेगा, है ना, 5-6 दिन बाद में दूध फटना बंद हो जाता है, फिर अपने उससे चाय वगैरह बनाते हैं। तो जो दूध फट रहा है ना, गाय ने बछड़े को जन्म दिया, जो गाढ़ा गाढ़ा दूध आ रहा है, आप ढंग से देखना, उसमें हल्का पीलापन होता है। 6-7 दिन बाद में जब वो दूध फटना बंद हो जाएगा ना, उसमें पीलापन थोड़ा सा खत्म होकर वो सफेद बन जाता है। तो ये वो कच्चा दूध है, पीला, ये वो सफेद है। और ये किस कारण है? तो दूध के अंदर 2 प्रोटीन है, पेपर में आपसे नाम भी पूछ लेंगे। क्या? कच्चा दूध होगा पीले रंग का, उसमें जो प्रोटीन होगी वो होगी कैरोटीन प्रोटीन। पेपर में पूछते हैं दूध का हल्का पीला रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? हल्का पीला होगा जैसे हमारे मूत्र में होता है ना, हम सबका मूत्र भी हल्का पीला ही होता है। गहरा पीला आ गया तो बिलिरुबिन हो जाता है, पीलिया रोग हो जाएगा,
ठीक है, हल्का पीला हो तो थोड़ा सा हल्का पीला। चेक करना चाहो तो ये अपने जो टॉयलेट होती है जिसमें वाइट शेड लगा तो नीचे, उसमें आप मूत्र त्यागोगे, देख लेना हल्का पीलापन नजर आएगा आपको, यूरोक्रोम होता है। आगे पढ़ेंगे लिवर के अंदर। अब दूध का सफेद रंग वो होता है कैसीन प्रोटीन के कारण। ये मैंने आपको अभी एक चीज पढ़ाई भी थी, पीछे टॉपिक करवाया था कंकाल तंत्र, बाल, नाखून, पशुओं के सींग, खुर, मरे उत्तक, इनमें कैरोटीन प्रोटीन है। आपको पीलिया रोग होता है ना, तो आपके नाखून में पीलापन आता है, आंखों में पीलापन आता है, मूत्र में पीलापन आता है, डॉक्टर कहता है आपको पीलिया है, हेपेटाइटिस है। कैसे? तो बाल, नाखून, पशुओं के सींग के अंदर प्रोटीन कौन सी? कैरोटीन है। तो कैरोटीन बाहर निकल के आ गई तो नाखून हल्के पीले दिखेंगे, उसका मतलब क्या है? पीलिया है। वो यही तो काम होता है, क्योंकि पीला रंग किसके कारण है? कैरोटीन के कारण ही है। तो दूध के बारे में 2 क्वेश्चन ध्यान रखना कि दूध का हल्का पीला रंग किस प्रोटीन के कारण होता है, और सफेद रंग कैसीन प्रोटीन। हाँ, गाजर तो विटामिन ए है, विटामिन ए, रेटिनिन वर्णक बताया था, रेटिनोल रासायनिक नाम बताया था, पढ़ाया था मैंने आपको। रेटिनिन एंजाइम भी होता है, एसिटोकोलिन। इतनी बात समझ में आ गई? भूल जाओ ना कभी तो याद रखना, सफेद 3 वर्ड का नाम है, कैसीन भी 3 का ही नाम है। कईयों को दिक्कत हो, सफेद कैरोटीन है कि सफेद कैसीन है? तो सफेद 1 2 3 शब्द है इसके अंदर, 1 2 3 शब्द है, तो सफेद तो कैसीन है, तो फिर पीला 2 2 4 कैरोटीन। ठीक है, ये था आपका अमस्य। अब जो अमस्य के अंदर जो भोजन आ गया ना, देखो मुख के अंदर भोजन का नाम क्या होता है? मुख में भोजन क्या कहलाता है? अब मुख से अमस्य में आया तो अमस्य में अब भोजन नहीं कहेंगे, बोलस कहेंगे। बाहर तो भोजन, मुख में बना बोलस, बोलस आया अमस्य में, उसमें मिला एक अम्ल, कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला। तो अम्ल जो मिल गया ना, तो वो अम्ल मिला प्लस में पानी मिला, तो भोजन पतला हुआ। पतले को लाहन कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, पुलिस वाले आए थे तो हथकड़ जो शराब निकालते हैं, 20 लीटर लाहन नष्ट किया, न्यूज में आता है ना। लाहन मतलब पानी मिला तो वो लिक्विड लाहन बन गया, अम्ल मिल गया तो अम्लान कहते हैं उसको, अम्लान। तो उस अम्लान का नाम होता है काइम। अमस्य के अंदर भोजन क्या कहलाता है? अमस्य के अंदर बोलस नहीं है, मुख में तो, बाहर तो भोजन, मुख में आते ही लुगदी बनी बोलस, अमस्य में नाम बदला काइम। काइम को हिंदी में कहते अम्लान, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला ना, तो अम्ल का एक लान बन गया जो आपके पेट में से घूम रहा है 3-4 घंटे तक। तो पेपर में पूछते हैं अमस्य में भोजन क्या कहलाता है, क्वेश्चन लिख लो। काइम कहलाता है, काइम। अमस्य में भोजन क्या कहलाता है? काइम। अमस्य में भोजन क्या कहलाता है? काइम। क्या टाइम हुआ? अमस्य में भोजन क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। अमस्य काम खत्म। अब क्या टूटा? देखो मुख के अंदर मैंने बताया था मंड को कार्बोहाइड्रेट में बदलना, तो कार्बोहाइड्रेट का काम खत्म। फिर वसा प्रोटीन, उसका काम खत्म। अभी और भी बचे हुए हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तो हो गए, खनिज, लवण, विटामिन, जल भी तो पड़े हैं, 6 होते हैं पोषक तत्व, वो भी तो अभी टूटेंगे। अब अमस्य तो यहां पर है, अमस्य के इस तरफ यहां पर हमारा क्या है? लीवर है, लीवर, यकृत। मोस्ट इंपोर्टेंट पाचन तंत्र में यही है। बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा, इसलिए पर टाइम भी लगेगा। उसके बाद कुछ नहीं है, छोटी अंत, काम खत्म। तो लीवर कैसा होता है थोड़ा सा आप समझना चाहो, डायग्राम बना देता हूं मैं। ऐसे ही आई आपकी ग्रसनी, ये आया जे आकार का अमस्य, इस तरफ होता है लीवर। ऐसे द्विपालित ग्रंथि होती है, द्विपालित। अमस्य जो लीवर है, यकृत बोल दो, लीवर बोल दो, इसके नीचे एक नाशपत्ती के आकार की गोल संरचना होती है जिसको कहते हैं पित्ताशय। पित्त की थैली सुना होगा, पित्ते में पथरी है, गुद्दे में पथरी है ना, गुर्दा तो होती है किडनी, इसको ही कहते हैं पित्ताशय। ये लीवर का गैरेज है, इसका नाम है यकृत। इसको लीवर कहते हैं, इसी को कलेजा कहते हैं, इसी को जिगर कहते हैं, इसी को हिपैटो कहते हैं। वैज्ञानिक नाम हिपैटो है, पीछे जोड़ दो लॉजी, तो हिपैटोलॉजी। यकृत का अध्ययन करना क्या कहलाता है? हिपैटोलॉजी कहलाता है। क्यों? यकृत का नाम हिपैटो है, और बायो में पढ़ाया था, पीछे लॉजी लग गया तो वो अध्ययन है, तो हिपैटोलॉजी। तो डॉक्टर के केबिन में जाते हो आप, बड़े हॉस्पिटल में जाते हो ना, वहां पे लिखा होता है कार्डियोलॉजिस्ट, बहुत बार बताया मैंने आपको। आप एंटर करो इस केबिन में, उसकी डिग्रियां लिखी होती है, ये एमबीबीएस है, इसने ये कर रखा, वो कर रखा, ऊपर लिखा कार्डियोलॉजिस्ट।
मतलब वो हर जगह स्पेशलिस्ट है। हेमेटोलॉजिस्ट वो ब्लड का स्पेशलिस्ट है। न्यूरोलॉजिस्ट लिखा हुआ है वो दिमाग का स्पेशलिस्ट है। साइकोलॉग होते हैं कई। साइको समझते हो? एक बात जिसके दिमाग में आ गया ना कि लोगों को मारने में उसको खुशी मिलती है, वो साइको है। वो लोगों को मार के खुश होता है। वो दिमाग के उसके कोई दवाई काम नहीं करती, उनको साइकोलॉजिस्ट है ना वही सेट करते हैं। आम डॉक्टर के काम की बात नहीं होती, हर किसी की बस में नहीं। कोई ऐसा बचपन से किसी ने मान लो हॉरर मूवी वगैरह देखी है, उसमें किसी को मारते हुए देखा, उसके मन में आ गया कि मेरे को छोटे छोटे बच्चे हैं ना उनको मारना है, तो मारता भी खतरनाक तरीके से। वो कोई फर्क नहीं पड़ता, डर वगैरह खत्म हो जाता है उनके। वो नाखून निकालेगा पहले, बहुत सारी मूवी वगैरह देखी हुई ना, मारता है, चीरता फाड़ता है। वो साइको होते हैं। उनका इलाज है ना डॉक्टर नहीं करता, कोई दवाई काम नहीं करती। उनके माइंड में वो सेट हो गया कि उसको लोगों को मारने में आनंद आता है। कई होते हैं जैसे मतलब चुगली करने में आनंद आता है, तो मोहल्ले में फेमस होता है वो एक बंदा, चाहे लुगाई हो चाहे आदमी, फेमस होता है। वो अगर आएगा ना पड़ोस में कह देंगे वो आगे बैठ क्यों करे के, अब वो किन की करेगा, वो डाटा ट्रांसफर मोहल्ले का वही करता है पूरा, तो वो उसको चुगली करने में मजा आता है, तो वो जाएगा वो चुगली करेगा। तो ये चीजें लिखी होती है। न्यूरोलॉजिस्ट मतलब दिमाग का स्पेशलिस्ट। ऐसे लिखा हुआ है हिपेटोलॉजिस्ट, तो वो लीवर का स्पेशलिस्ट है। यानी पाचन तंत्र के अंदर एक पार्ट पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं हम? पढ़ रहे हैं हिपेटोलॉजी। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हिपेटोलॉजी पढ़ रहे हैं। हिपेटोलॉजी क्या होती है? लीवर की स्टडी है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। ये डायग्राम है छोटा सा, इसकी जरूरत नहीं तो आवश्यक है ना। ये दो चीज ध्यान रखनी है। ऐसा उस डायग्राम है। अब यकृत है वो छोटी छोटी कोशिका से मिलकर बना होता है। अब यकृत को क्या कहते हैं? इसको साइंटिफिक नेम देते हैं हिपेटो, तो कोशिका का नाम है हिपेटोसाइटस या हिपेटिक सेल। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि यकृत किन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? हिपेटिक सेल, सेल मतलब कोशिका, इंग्लिश में सेल, हिंदी में कोशिका। तो मानव का यकृत किन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? हिपेटिक कोशिका से मिलकर बना होता है। तो हिपेटिक कोशिका ना बोलो, हिपेटोसाइटस भी कह सकते हो। क्यों नाम पड़ा? लीवर को कहते हैं हिपेटो, तो हिपेटिक सेल, हिपेटिक कोशिका। इतनी बात ध्यान रखनी। डायग्राम अगर बनाओ तो बना लो, नहीं तो सीधा पॉइंट शुरू कर लो। यकृत क्या होता है? लीवर सबको पता है ना, यहां पे है। तो आज के बाद मत कहना कि मेरा कलेजा काम किया है, ये इधर नहीं होता, ठीक है? कहते हो ना मेरा कलेजा काम किया था, बताया भी था मैंने, कलेजा यहां नहीं है तो काम अटके, गोटो को तंठाई को नहीं है कटे कलेजो। तो कोई बोले तो यूं कहना मेरा कलेजा काम किया था। गांव में भी देखा होगा, लोग कहते हैं कोई मर जाता है तो चौपाल बैठे होते हैं, चौकी पर बैठ जाए, बारह बूढ़ी आ गए, ओको भर लिया बैठा, तो कोई मर गया मान लो कोई, तो कहते दारू पीन तो गुर्दा गड़ गया मर गया। अरे ठंठाई कौन? गुर्दा है, फेफड़ा है, गुर्दे यहां होते हैं, किडनी उसको कहते हैं। तो लोगों को पता नहीं होता, करते कुछ भी रहते हैं। तो ध्यान रखना, तुम लोग को पूछे तो बता देना उसको कि ऐसा नहीं होता है। अंगों के बारे में जब तुम लोग ध्यान रहेगा ना तो उसकी स्टडी भी बढ़िया कर पाओगे। डेढ़ लट ले क्या मिला पड़ जाए, डेढ़ चाली जाए को नहीं ना को लगा ना, मैंने क्या देख रोज एवरेज काम आ क्यों। बुजुर्ग तो सारे प्राणी अच्छे ही है, अगर अच्छी शिक्षा देता है ना कोई, बुजुर्गों के पास बैठा करो, उनको नॉलेज बहुत होता है। पर उनको अंगों का नहीं पता। बन बापड़ा क्या में किडनी पड़ी, खेत में जानता आ जानता, कसी कुआड़िया काम करो, घी पीनता थे, पी लियो 10 ना लग जाए तो मन की दिया बच्चे को नहीं, तो उनके पास बैठो तो पता चलेगा। यकृत, लीवर या फिर जिगर, इसी को कहते कलेजा, इसी को कहते हिपेटो। हाँ कालजो, कालजो वही हुआ है, 3 बार तो बता दियो। यकृत बोल दो, लीवर बोल दो, जिगर बोल दो, कलेजा, है ना। वो सॉन्ग में आता है ना, तुम लोग सॉन्ग वगैरह सुनते हो, जिगर के सामने जिगर के पास कोई रहता है। तो जिगर क्यों कहते हैं? हमारे पास सबसे बड़ा जुगाड़ यही है, 1.5 से 2 किलो वजन है। आप तो ऐसे तो नहीं कहते तू मेरे फेफड़े में रहता है या तू मेरी किडनी में रहती है, तू मेरी छोटी आंच में बसती है, ऐसे तो नहीं कहते। ये जिगर क्यों कहते पता है? सोचा है कभी? ये चीजें सारी बकवास है, क्योंकि माइंड का खेल होता है, ठीक है। ये चीजें सारी बकवास होती है, दिल का इनका कोई लेना नहीं, बकवास है, आपके माइंड का खेल है। आपके माइंड को जो अच्छा लगा वो फीलिंग है, तो आप कह देते हो अच्छा लगता है। आप कुत्ता एक अच्छा लग गया ना, वो आपके लिए फीलिंग है। अब कुत्ता जब गायब हो गया ना तो आपको उसके साथ अटूट प्रेम स्थापित हो गया। अब कुत्ता गायब हुआ, पूरा मोहल्ला छान मारोगे कि मेरा कुत्ता गुम हो गया, देखा था क्या, मारे कुत्तियों को ला दियो, पूछते हो ना। तो इसके काम दिमाग का होता है, कल्पनाएं हैं, प्रेम, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, भूख, प्यास, निद्रा, चेतना, स्मरण शक्ति, चिंतन, सब कल्पनाएं है, दिमाग का खेल है ये, ठीक है। तो ये नाम जोड़ दिए, बाकी अलग चीज है, ऐसे नहीं होता है। यकृत है क्या? अभी मैंने बोला है, क्यों कहते हो? हमारे पास सबसे बड़ा जुगाड़ यही है, 1.5 से 2 किलो इसका वजन है, इसलिए कहा जाता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है?
क्योंकि ये पाचक ग्रंथि है ना। पहली ग्रंथि बहिस्त्रावी मैंने पढ़ा दी आपको लार, दूसरी अभी पढ़ाई है अमाशय ग्रंथि, तीसरी बहिस्त्रावी ग्रंथि चल रही है यकृत ग्रंथि। ठीक है, यकृत ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, बड़ी नहीं सबसे बड़ी बोलो आप, सबसे बड़ी ग्रंथि। कैसी है? बहिस्त्रावी है, यानी एंजाइम छोड़ने वाली है। अगर मैं आपसे मैंने अब लिखवाया भी था, याद कर लो। सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन है? अंतःस्त्रावी मतलब हार्मोन, अंत 3 वर्ड का नाम है तो हार्मोन 3 का, वो थायराइड है। ये एंजाइम छोड़ने वाली बड़ी है, गलती मत करना, मैंने अलग अलग लिखवाई थी आपको। कितनी की बड़ी है? बहुत बड़ी है। वजन 2 भागों में बांट लेते हैं, नर मादा। ठीक है, नर मादा। आदमी काल जो मोटो है, लुगाई काल जो छोटो है, तो यूं ही समझ लो। कैसा? आदमी का लीवर होता है वो होता है 1400 से 1800 ग्राम का होता है, लगभग 1.5 से 2 किलो का मान लो। मादा का कलेजा थोड़ा सा छोटा होता है, 1200 से 1400 ग्राम इसका वजन है। इसके बारे में और खास बात है क्या है? अगर आपसे पूछे स्थिति कहां पर होता है ये, तो आप बोल दो दाएं फेफड़े के नीचे होता है। नाम क्या है इसका साइंटिफिक? अन्य नाम क्या देते हैं? अन्य नाम हिपैटो देते हैं, पेच जोड़ दो लॉजी। तो यकृत का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पेपर में पूछ लेते हैं हिपैटोलॉजी किस अंग से संबंधित है? लीवर से है ना, ऐसे भी आ जाता है। जैसे अभी सीएटी वाले एग्जाम में क्वेश्चन आया था ना, पुनेट स्क्वायर, है ना, तब मैंने आपको पढ़ाया भी था पुनेट स्क्वायर, पेपर में आया था क्वेश्चन। लोग सोच रहे हैं कि साइंस में स्क्वायर कहां से आ गई? स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग। पुनेट वर्ग किससे संबंधित है? मैंने आपको जेनेटिक्स पढ़ाई थी, तो आपको बताया था अनुवांशिकी में जो पौधे मिलाते हैं इसे क्रॉस करवाते हैं, ऐसे इस टाइप से वर्ग बनाया था हमने, है ना। स्वतंत्र अवयवन का नियम पढ़ाया था, वहां पे मैंने कहा था, अच्छे से नोट लगा के लिखवाया था कि तृतीय नियम की द्वितीय पीढ़ी को प्राप्त करने के लिए पुनेट वर्ग का उपयोग किया जाता है। तो पुनेट स्क्वायर पुनेट वर्ग ही है, तो पुनेट वर्ग का संबंध किससे है? ऐसे आया था क्वेश्चन। उत्तर होगा अनुवांशिकी से। क्यों? मटर का मतलब क्या पढ़ाया था मैंने आपको? अनुवांशिकी, जेनेटिक्स। सिंपल सा क्वेश्चन था। और लोग सोच रहे हैं मैथ का क्वेश्चन का, मैथ नहीं है, साइंस है ये, इसको पुनेट स्क्वायर कहते हैं। तुम लोग मिलाते हो ना, जो रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन करते हो, जैसे यहां पे ऐसे आते हैं, पुनेट स्क्वायर क्या होता है? ऐसे लिखा होता है ए बी सी और डी, ऐसे लिख दिया। फिर यहां लिखा होता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर बोलते हो सुमेलित करो कौन सा कथन सही है। तुम लोग मिलान करते हो, ये इससे मैच कर रहा है, तो उत्तर आता है 3 2 1, 1 2 3, वो पुनेट स्क्वायर होता है। वो था ये क्वेश्चन। तो ये सारी चीजें यही आ जाती है घूम फिर कर थ्योरी में। अब ये तो हो गया अध्ययन, इतनी बात तो नॉर्मल है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। मानव में ऐसे पूछ लेंगे, नर की यकृत का सामान्य वजन कितना होता है? मादा की यकृत का सामान्य वजन, और यकृत का संबंध किस अंग से? दाएं फेफड़े के नीचे, यहां पे है लीवर, है ना। और यकृत का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो हिपैटो तो नाम है ही, पीछे क्या लगा देंगे? लॉजी। अब है कार्य। इतनी बात उतार ली, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब लिखो कार्य। लीवर वैसे इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत काम है इसके। ये आप इसको पढ़ोगे तो कम से कम 1 घंटे क्लास लीवर की होती है, पर ये आपके लेवल पे जो आ रहा है मैं आपको वही पढ़ा रहा हूं। और कोई क्वेश्चन किसी को पूछना हो तो बीच में आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कार्य, जितने काम है ना वही सारे के सारे क्वेश्चन है। पहला काम, 1 नंबर लीवर का काम है पित्त रस का स्त्रावण करना। लीवर से एक हल्का पीला क्षारीय द्रव पदार्थ निकलता है जिसको कहते हैं पित्तरस। पेपर में पूछते हैं पित्तरस का स्त्रावण करने वाला अंग कौन है? पेपर में आता है यकृत, अमाशय, पित्ताशय, अग्नाशय। जो नहीं पढ़ा है वो सोचते हैं पित्ताशय पित्तरस एक जैसे हैं, तो पित्तरस निकलता होगा, पित्ताशय से नहीं निकलता। पित्ताशय तो गेरेज है, मैंने अभी बनाया था डायग्राम, इसलिए बनाया था। ये ऐसा लीवर बनाया था ना आपने, ये पित्ताशय कहां था? ये ऐसे नाशपति के जैसा है, मतलब लीवर से जो भी आइटम टपकेगा ना वो कहां आएगा? इस गिरेज में आके इकट्ठा होगा। तो पित्तरस का स्त्रावण करने वाला अंग कौन है? लीवर है, यकृत है। पित्तरस निकलता है लीवर से, तो फिर पित्ताशय नाम क्यों है? पित्ताशय उसका भंडारण करता है। पित्तरस, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुके हैं। पित्तरस का भंडारण करने वाला अंग पित्ताशय, पित्तरस का स्त्रावण
स्त्रावण समझते हो, निकालना, छोड़ना, प्रोड्यूस करना। स्त्रावण कौन करता है? लीवर करता है। जबकि इसको इसके अंदर बॉडी में भंडारण कौन करेगा, इकट्ठा कौन करेगा इसको? पित्ताशय। गैरेज है, देखो यहां से टपकेगा आइटम जो भी, वो इस गैरेज में आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे इसके नीचे को इसमें नासपति संरचना लटकती रहती है, इससे ऊपर लीवर है, जो टपका वो इसमें आएगा। तो ये करता है, इसको भंडारण करता है, संचित करता है इसको। तो ये खास बात ध्यान रखना। अब रही बात ये पित्रस क्या समस्या है, आप सोचो सर पित्रस होता क्या है? तो पित्रस के बारे में लिख लेते हैं। पित्रस एक हल्का क्षारीय द्रव होता है, मतलब ये क्षारीय प्रकृति का है। पित्रस एक हल्का क्षारीय द्रव पदार्थ होता है, इतना ध्यान रखना। पूरी थ्योरी अगर आपको बताऊं तो आप यूं समझ लो, इतना बड़ा लिखेंगे नहीं। पित्रस एक हल्का क्षारीय द्रव पदार्थ होता है, इसका काम होता है भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करवाना। क्यों? अब आप सोच रहे हो ये क्या समस्या लगा रखी है, कभी अम्लीय माध्यम कराओ, कभी क्षारीय कराओ। जरूरी है, दोनों काम जरूरी है। कैसे? आपने भोजन खाया, भोजन में अशुद्धियां हैं, अशुद्धियों को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो हम रोज बीमार होंगे। अशुद्धियों खत्म कौन करेगा? तेजाब करेगा, तेजाब। भोजन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला, जो भी अशुद्धियां जलाकर नष्ट कर दिया, अब भोजन हो गया बढ़िया, प्योर हो गया, शुद्धिकरण हो गया। अब पहले अम्लीय माध्यम मिला, अम्लीय माध्यम वाला भोजन अगर सीधा आपकी छोटी आंत में चला जाए, अब भोजन हमें किस में घुल के ऊर्जा देता है? रक्त में। अब अम्लीय वाला भोजन अगर सीधा रक्त में घुल गया, मानव रक्त पढ़ाया था मैंने आपको, रक्त की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। पीएच मान 7.4, मतलब रक्त क्षारीय है। यार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वाला सीधा चला गया, वो अम्लीय है। अम्ल होता है तेजाब। अगर तेजाब वाला भोजन सीधा खून में गया तो आपके रक्त के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा जो है ना, वो जलकर नष्ट हो जाएंगे, आदमी मर जाएगा। तो इस अम्लीय वाले को पहले क्षारीय बना दे, इससे क्या फर्क पड़ेगा? अम्लीय वाला आया, पित्रस मिला, क्षारीय बन गया। अब क्षारीय वाला भोजन गया ब्लड में, तो रक्त की प्रकृति कैसी है? क्षारीय। भोजन की प्रकृति कैसी है? क्षारीय। क्षारीय प्लस क्षारीय, प्रबल क्षारीय। अब मिलेगी ऊर्जा, इसको कहते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो भोजन भी गया, पाचन भी हो गया, ऊर्जा भी मिल गई। तो अम्लीय पहले बनाना जरूरी था क्योंकि शुद्धिकरण की आवश्यकता थी, क्षारीय बनाना इसलिए जरूरी क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता है। तो भोजन को क्षारीय माध्यम कौन प्रदान करवाता है? पित्रस। और अम्लीय माध्यम कौन प्रदान करवाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्षारीय द्रव होता है, नीचे लिख लो, यह भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करवाता है, यह भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करवाता है। तो ये काम है, पहले अम्लीय बनाएंगे क्योंकि शुद्धिकरण जरूरी है, फिर क्षारीय बनाएंगे क्योंकि रक्त क्षारीय है तो ऊर्जा जरूरी है, इसलिए दोनों काम करने पड़ते हैं। अब HCl का पीएच मान था 1.2, तो ये पित्रस क्षारीय है तो इसका भी कुछ पीएच मान होगा, क्षारकों का पीएच मान होता है, पेपर में पूछ रहे पित्रस का पीएच मान कितना है। अब क्षारीय है तो पीएच मान 7 से ऊपर ही होगा, इसका भी पीएच होता है, पित्रस का पीएच मान, पीएच मान। पीएच की फुल फॉर्म तो पता ही होगी, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन आयन की ऊर्जा शक्ति सांद्रता 7.6 से 8.6 के मध्य रहता है, 7.6 से 8, मतलब 7.7, 8, ठीक है, 8, 8.23 इसके बीच रहता है। ये पित्रस का पीएच मान है। पहला काम तो लीवर का 1 नंबर क्या है? पित्रस छोड़ता है। क्यों छोड़ता है? भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान कर, इसलिए छोड़ता है। तो पित्रस का स्त्रावण करने वाला अंग पूछे तो लीवर। एक चीज और लिख लेना शॉर्ट में, पित्रस का भंडारण कौन करता है? भंडारण बोल दो, संचित करना बोल दो तो पित्तरस का भंडारण तो नाम पड़ता है पित्ताशय, पित्त की थैली, इसको कहते हैं। लीवर के नीचे होता है पित्ताशय। 1 नंबर काम इसका ये है, जो काम है वही, जितने लीवर के काम है ना वो सारे क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुके पेपर में, अलग अलग एग्जाम में, ठीक है, कांस्टेबल, डी ग्रुप है ना, ये जीडी वाले इन एग्जाम में बहुत पूछे क्वेश्चन। ये 1 नंबर काम खत्म। अब पढ़ते और इसका काम क्या है। 2 नंबर काम है इसका, वो भी इंपॉर्टेंट है, यूरिया बनाता है। ये यूरिया का निर्माण करना, ये इसी का काम है। यूरिया कहां होती है? मानव मूत्र का मुख्य घटक कौन है? यूरिया है। मूत्र के अंदर यूरिया होती है, वो लीवर बनाता है। कैसे? आपने प्रोटीन, आपने भोजन खाया, उसमें मान लो प्रोटीन थी, आपने चावल लिया, आपने सेब खाया, है ना,
प्रोटीन मिली आपको, प्रोटीन टूटेगी तो क्या बनेंगे? पेप्टोन बनेंगे। कौन बनाएगा? पेप्सिन एंजाइम बनाएगा। पेप्टोन के पेप्टाइड बनेंगे, पेप्टाइड पच गया, ऊर्जा मिल गई। अब बनेगा अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल बनेगा। उस अमीनो अम्ल से अमोनिया, अमोनिया से बनती है यूरिया। तो आपके मूत्र के अंदर जो यूरिया है ना, वो ये लीवर ही बनाता है। तो मानव मूत्र का मुख्य घटक पूछे तो यूरिया है। और यूरिया का निर्माण करने वाला अंग कौन है? लीवर है। यकृत बनाता है। अपशिष्ट पदार्थ यही बाहर फेंकता है, जरूरी है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के अंदर नहीं रखा जा सकता है। आप मल और मूत्र त्यागे बिना रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते। आप मल और मूत्र अगर आपकी बॉडी में जो बाहर निकलेंगे वो निकलेंगे किडनी से। किडनी अगर आपकी दोनों फेल होगी तो आप मर जाओगे, कोई भी नहीं बचा सकता आपको। क्योंकि मल और मूत्र कैसे होते हैं? नाइट्रोजनी प्रोडक्ट होते हैं, नाइट्रोजन से बनते हैं। और नाइट्रोजन होती है अम्लीय प्रकृति की, अम्ल होता है तेजाब। तो अगर आपने मल और मूत्र का निष्कासन नहीं किया ना, आपकी बॉडी में एसिड फैल जाएगा, जहर बन जाएगा, जहर, अब मर जाओगे। तो शरीर का कौन सा ऐसा अंग है, बहुत बार बताया मैंने, जिसको शरीर से बाहर विस्थापित कर दिया जाए तो मनुष्य की मृत्यु फिक्स है? किडनी, लीवर। दो किडनियां होती है, एक बेच के आईफोन ले भले, कोई दिक्कत नहीं, दोनों नहीं बेचनी है। एक किडनी है ना, आप दान कर दो तो भी आप जिंदा रहोगे, काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोल दो कि हार्ट फेल हो जाए तो नया लगा दो। किसी का दिल अगर फेल हो गया ना, तो बाहर से कृत्रिम अपहरण करवाए, डायलिसिस, बंदा पड़ा रहेगा, जीवित रहेगा। कांच का कॉन्क्लेव फ्लास्क होता है, डायलिसिस प्रोसेस देखना आप जाके नेट पे, आपको पूरी बता देंगे, ठीक है, डायग्राम मिल जाएगा। बंदा जीवित रहेगा, पड़ा रहेगा। किडनी अगर निकल गई ना तो आप मर जाओगे। मलमूत्र आपकी बॉडी में रहेंगे, किडनी निकालती है मलमूत्र को। अगर आपकी किडनी फेल हो गई तो मलमूत्र बाहर निकलेंगे नहीं, मलमूत्र नहीं निकलेंगे तो आपकी आंतों के अंदर गंदगी सारी जमा हो जाएगी, और वो अम्ल है तेजाब, तो आपके अंदर की मांसपेशी सारी जलकर नष्ट हो जाएगी, मर जाएगा बंदा। तो ये क्वेश्चन ही पूछा गया था इंटरव्यू में, था ये कि शरीर के किस अंग को शरीर से बाहर विस्थापित कर दिया जाए मनुष्य की मृत्यु फिक्स है? लोगों ने कहा हृदय, किसी ने कहा दिमाग। दिमाग का काम तो क्रिया ही करना है। दिमाग अगर किसी का फेल हो गया, बंदा तो जीवित रहेगा ना, कोमा में है तो वो जीवित नहीं है क्या? वो जीवित ही है, जीवित है, पड़ा है, बस आपको देख रहा है, आप उसको देख रहे हो, इतना युवा भी मारो है, ठीक है, उम्मीद हुआ थोड़ी सी, जीवन तो पड़ी है, बस इतना ही है। तो किडनी उत्तर है उसका। अब यूरिया का निर्माण यही करता है। तो यूरिया का निर्माण करने वाला अंग कौन है? ये यूरिया का फॉर्मूला सबको पता ही होगा, NH2CO NH2। रासायनिक नाम होता है डाई एमीन कार्बोनिल। ये एमीन होती है, NH2 एमीन, NH3 अमोनिया, NH4 अमोनियम, ऐसे नाम पढ़े होंगे। तो एक एमीन ये पढ़ी, एक ये पढ़ी। एक पे क्या लगता है? मोनो। दो पे क्या लगता है? डाई। तीन पे ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ऐसे नाम पढ़े होंगे। तो एक एमीन ये पढ़ी, एक ये पढ़ी, तो एक और एक, दो एमीन, दो पे डाई। डाई कौन? एमीन, बीच में CO आ गया, कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल कह सकते हो, डाई एमीन कार्बोनिल कहते हैं। देखा भी होगा, बहुत बार मैंने बताया आपको, ये तो बहुत बार बता दिया। यूरिया खात लगटो है नहीं भी, पर बीच में सूत्र लिखित हुआ है NH2CO NH2, नीचे वो लिखित 46%। तो खात खंडाता खंडाते पढ़ो हम तो याद हो जाए वो, ठीक है। 3 नंबर ये बनाता है यूरोक्रोम। क्या टाइम हो गया रे? कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको खत्म करते हैं। यूरोक्रोम का निर्माण करना, यह भी काम इसी का ही है। यूरोक्रोम क्या आपको पता है? मानव मूत्र का हल्का पीला रंग, हम सबका मूत्र हल्का पीला है, वो यूरोक्रोम ही है। गहरा पीला, ये अभी CAT वाले एग्जाम में आया था, पढ़ाया भी था मैंने आपको, पीलिया रोग हो जाता है। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का हल्का पीला रंग हम सबका होता है। अगर आपके मूत्र में गहरा पीलापन आ रहा है तो यूरोक्रोम का बड़ा भाई आ गया बिलिरुबिन, उसके कारण होता पीलिया रोग। अभी एग्जाम में पूछा गया था कि पीलिया रोग किस वर्ण के कारण होता है, पढ़ाया था मैंने आपको, बिलिरुबिन। सेम ही क्वेश्चन आया था, डेटो कॉपी। तो यूरोक्रोम का निर्माण करना, इसके कारण क्या होता है? हमारा मूत्र होता है हल्का पीला। अब आप सोचो यूरोक्रोम समस्या क्या है? ये क्या है यूरोक्रोम? रक्त का लाल रंग है तो कहते हैं ना हीमोग्लोबिन। पेड़ पौधों की पत्तियां हरे रंग की है तो कहते हो ना पर्णहित। त्वचा होती है किसी, कोई सांवला होता है ना, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, तो कहते हो मेलानिन वर्णक, है ना, ऐसे आप रंग पढ़ते हो। तो इस मूत्र का हल्का पीला रंग बनता है यूरोक्रोम के कारण। अब आपके दिमाग में आ रहा है यूरोक्रोम क्या चीज है? देखो, आपको मैंने ब्लड में पढ़ाई थी आरबीसी। आरबीसी का जीवन काल कितना है? अधिकतम 120 दिन, न्यूनतम 20 दिन। मतलब 120 दिन में आरबीसी मर जाएगी। जो चीज मर गई शरीर में वो तो अपशिष्ट है, उसको शरीर के अंदर रखेंगे क्या? बाहर तो फेंकना पड़ेगा।
बाहर किससे निकलेगी? या मल से या मूत्र से। ऐसा तो है नहीं कि मुख से बाहर निकाल देंगे आरबीसी को, नाक से बाहर निकाल देंगे, मल या मूत्र के साथ ही बाहर आएगी। तो जो मरी हुई आरबीसी है ना, यूरोक्रोम बनता है, इसके नीचे लिखना, मैं ऊपर लिख रहा हूं, मृत आरबीसी। आरबीसी का जीवन काल बोलते हो ना आप 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल बोलते हो 2 से 5 दिन, प्लेटो का जीवन काल 7 से 10 दिन। मतलब वो मरेगी तो लाखों है, मरेगी जाएगी कहां? बाहर तो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? ये जो मरी हुई आरबीसी है ना, लाल रुधिर कणिकाएं, देखिए आरबीसी सबने देखी है। चोट लगती है खरूंट बनता है ना, क्लोट बनता है, हिंदी में कहते हैं रक्त का थक्का, वो खरूंट है ना, वो मरी हुई आरबीसी है। वो मरी हुई आरबीसी होती है। खरूंट को आप निकाल के देख लेना, ये मरी हुई आरबीसी, रक्त के अंदर सबसे अधिक है। तो मृत आरबीसी का अपघटन कर देगा, मरी हुई आरबीसी को लीवर सड़ा देगा। अपघटन मतलब तोड़ना, मरी हुई आरबीसी को तोड़ेगा कौन? लीवर। और इसके टूटने से बन जाता है एक अपशिष्ट पदार्थ, उसका नाम है यूरोक्रोम। इसके कारण क्या होता है? मूत्र का हल्का पीला रंग, हल्का पीला रंग इसके कारण होता है। ठीक है, तो आरबीसी का जीवन काल है 20 से 120 दिन। 120 दिन में जब ये मर जाएगी तो आपका लीवर क्या करेगा? इसको तोड़ेगा, तोड़कर बना देगा यूरोक्रोम नाम का एक अपशिष्ट हल्का सा। यूरोक्रोम पीले रंग का होगा। जैसे ही मूत्र बाहर आ रहा है, मूत्र में यूरोक्रोम को घोला, अपशिष्ट तो बाहर निकल ही गया, शरीर साफ, अपशिष्ट बाहर तो निकला, पर निकलने के कारण परिणाम स्वरूप मूत्र है ना, वो हल्का सा पीला हो गया। तो अपशिष्ट बाहर आ गया, पीलापन भी आ गया। तो पेपर में क्या पूछते हैं? मूत्र का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? आपसे पूछो यूरोक्रोम का निर्माण करने वाला अंग कौन है? यूरोक्रोम का निर्माण किससे होता है? लाल रुधिर कणिकाओं से, श्वेत रुधिर कणिकाओं से, रक्त बिंबाणु से, प्लाज्मा से। आरबीसी यानी यूरोक्रोम किससे बनता है? आरबीसी से बनता है। कौन सी आरबीसी? यही अगर आरबीसी टूट जाए तो गहरा पीला बनेगा, फिर पीलिया रोग हो जाएगा। टूटी आरबीसी बनता है बिलिया, पिलुर। जो टूटी हुई आरबीसी है ना, जैसे मान लो उपापचय क्रिया चल रही है, कोई आरबीसी टूट गई, टूटी आरबीसी बनेगा बिलुरुबिन, उसको कहते हैं पीलिया रोग। वो यूरोक्रोम का बड़ा भाई है। मूत्र में गहरा पीलापन आएगा, आंखों में पीलापन नजर आएगा, नाखून में पीलापन दिखेगा। ये काम भी लीवर का ही है। इतनी बात समझ में आई? मिलते ब्रेक के बाद। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं। जय हिंद।